हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट द एग्ज़ाम। आज हम लोग लुसेंट जी के रिवीजन के सीरीज़ में आधुनिक भारतीय इतिहास के कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल टॉपिक को डिस्कस करेंगे। देखते हैं। सर्वप्रथम बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव जो कि 1757 से 1760 और पुनः 1765 से 1767 तक के लिए बंगाल के गवर्नर रहे थे। इनके बारे में देखते हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव ने जो है बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था की, जिसके तहत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण एवं विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे, जबकि शासन चलाने की जिम्मेवारी नवाब के हाथों में थी। तो इसमें रॉबर्ट क्लाइव ने जो बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था की थी, जिसके द्वारा राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण एवं विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे और शासन चलाने की जिम्मेवारी नवाब के हाथों में थी। रॉबर्ट क्लाइव ने ही जो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की संधि 1765 के द्वारा कंपनी के संरक्षण में ले लिया। इस संधि के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी को देश की राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था में दखल देने का अवसर मिल गया और यहीं से भारत में ब्रिटिश शासन का नींव पड़ा। रॉबर्ट क्लाइव ने ही जो है मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की संधि 1765 के द्वारा कंपनी के संरक्षण में ले लिया गया। इस संधि के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी को देश की राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था में दखल देने का अवसर मिला और यहीं से भारत ब्रिटिश शासन की नींव पड़ा था। रॉबर्ट क्लाइव ने जो है बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 उपदीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रज़ा खान और बिहार के लिए राजा सिताब राय को नियुक्त किया था। रॉबर्ट क्लाइव ने जो है बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 उपदीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रज़ा खान और बिहार के लिए राजा सिताब राय को नियुक्त किया था। रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रेनेल को हिंदुस्तान का मानचित्र तैयार करने के लिए कहा था और भारत का पहला मानचित्र 1767 ईस्वी में रेनेल ने बनाया था, जिसे बंगाल एटलस वर्ष 1779 में चित्रित किया गया और जेम्स रेनेल को जो है भारतीय भूगोल का पिता भी माना जाता है। तो जेम्स रेनेल को भारतीय भूगोल का पिता भी माना जाता है। अन्य गवर्नर जो हैं वो बरेलास्ट जो कि 1767 से 1769, कार्टियर 1769 से 1772 और वारेन हेस्टिंग्स 1772 से 74 तक रहे थे। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जिसका कार्यकाल 5 वर्षों का निर्धारित किया गया। मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर को इसके अधीन रखा गया। मद्रास और बम्बई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन रखा गया और यह जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था और इसका कार्यकाल 5 वर्षों तक निर्धारित किया गया था। इस प्रकार भारत में कंपनी के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स जो कि 1774 से 1785 तक रहा था। तो भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। वारेन हेस्टिंग्स जो है 1750 में कंपनी के एक क्लर्क के रूप में कलकत्ता आया था और अपनी कार्यकुशलता के कारण कासिम बाजार का अध्यक्ष, बंगाल का गवर्नर एवं कंपनी का गवर्नर जनरल बना। वारेन हेस्टिंग्स के बारे में देखते हैं। तो वारेन हेस्टिंग्स जो कि 1774 से 1785 ईस्वी तक कंपनी का गवर्नर जनरल रहा था। इसने राजकीय कोषागार मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया था। तो राष्ट्रीय कोषागार मुर्शिदाबाद से हटाकर कोलकाता लाने वाला वारेन हेस्टिंग्स था। 1772 में इसने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी व दीवानी अदालतों की स्थापना की। फौजदारी अदालतें सदर निजामत अदालत द्वारा निरीक्षित होती थीं और नाजिम द्वारा नियुक्त दरोगा अदालत की अध्यक्षता करता था और दीवानी अदालत में कलेक्टर मुख्य न्यायाधीश होता था। जिला फौजदारी अदालत एक भारतीय अधिकारी के अधीन होती थी, जिसकी सहायता के लिए एक मुफ्ती और एक काजी होता था। कलेक्टर इस न्यायालय के कार्य की देखभाल करता था। आगे है, कलकत्ता में एक सदर दीवानी अदालत और एक सदर फौजदारी अदालत की स्थापना की गई। सदर दीवानी अदालत में कलकत्ता काउंसिल का सभापति और उसी काउंसिल का 2 सदस्य राय रायन और
मुख्य कानूनगो की सलाह से न्याय करते थे। सदर फौजदारी अदालत में नाइब निज़ाम, मुख्य काजी, मुफ्ती और 3 मौलवियों की सलाह से न्याय करते थे। जिले की दीवानी और फौजदारी अदालतों के मुकदमे अंतिम निर्णय के लिए सदर अदालतों में भेजे जाते थे। वहीं दीवानी मुकदमों में जातीय कानून अर्थात हिंदुओं के संबंध में हिंदू कानून और मुसलमानों के लिए मुस्लिम कानून लागू किया जाता था, जबकि फौजदारी मुकदमों में मुस्लिम कानून लागू किया जाता था। (1772) में कोर्ट ऑफ हेस्टिंग्स ने द्वैध प्रणाली को समाप्त करने की तथा कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा प्रांत की शासन व्यवस्था का उत्तरदायित्व संभालने का आदेश दिया था। तो बंगाल में द्वैध शासन जो कि रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा शुरू किया गया था, तो 1772 में कोर्ट ऑफ हेस्टिंग्स ने द्वैध प्रणाली को समाप्त करने तथा कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा प्रांत की शासन व्यवस्था का उत्तरदायित्व संभालने का आदेश दिया। वॉरेन हेस्टिंग्स ने दोनों उप दीवानों मोहम्मद रजा खां तथा राजा सिताब राय को पद से हटा दिया। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने एक नई भू राजस्व पद्धति लागू की, जिसे इजारेदारी प्रथा के नाम से जाना जाता है। इस पद्धति को अपनाने का मुख्य उद्देश्य अधिक भू राजस्व वसूल करना था। इसकी 2 मुख्य विशेषताएं थीं। इसमें पंचवर्षीय ठेके की व्यवस्था थी और इसके अंतर्गत उच्चतम बोली लगाने वाले को लगान वसूली का अधिकार दिया गया। इजारेदारी प्रथा में जो है इसमें पंचवर्षीय ठेके की व्यवस्था थी और इसके अंतर्गत उच्चतम बोली लगाने वाले को लगान वसूली का अधिकार दिया गया। हेस्टिंग्स ने नवाब की देखभाल के लिए मीर जाफ़र की विधवा मुन्नी बेगम को उसका संरक्षण नियुक्त किया और 1775 में मुन्नी बेगम को हटाकर मोहम्मद रजा खां को जो है नवाब का संरक्षण नियुक्त किया गया। हेस्टिंग्स ने जो है नवाब की देखभाल के लिए मीर जाफ़र की विधवा मुन्नी बेगम को उसका संरक्षक नियुक्त किया और 1775 में मुन्नी बेगम को हटाकर मोहम्मद रजा खां को नवाब का संरक्षण नियुक्त किया गया। 1776 में मनुस्मृति का अनुवाद अ कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से हुआ। 1776 में मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद अ कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से हुआ। विलियम विल्किंस ने 1785 में भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया। भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद जो है 1785 में विलियम विल्किंस के द्वारा किया गया। 1789 में जो अभिज्ञान शकुंतलम नामक नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। अभिज्ञान शकुंतलम नामक नाटक का जो कि कालिदास के द्वारा लिखा गया था, इसका अंग्रेजी में अनुवाद 1789 में किया गया था। हेस्टिंग्स ने जो है 1781 में फ़ारसी एवं अरबी भाषा के अध्ययन हेस्टिंग्स ने 1781 में फ़ारसी एवं अरबी भाषा के अध्ययन प्राच्य शिक्षा के लिए जो है कलकत्ता में एक मदरसा बनवाया। इसके पश्चात 1784 में वॉरेन हेस्टिंग्स के एक सहयोगी तथा मित्र सर विलियम जोन्स ने प्राचीन भारतीय इतिहास तथा संस्कृति के अध्ययन हेतु कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। तो बंगाल में जो है कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स ने की थी और सर्वप्रथम हेस्टिंग्स ने जो है फ़ारसी एवं अरबी भाषा के अध्ययन के लिए कलकत्ता में एक मदरसा का निर्माण करवाया था। 1791 में ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन ने बनारस में हिंदू कानून एवं दर्शन के अध्ययन के लिए संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। 1781 में जो है हेस्टिंग्स द्वारा कलकत्ता में एक मदरसा बनवाया गया था। फिर 1784 में वॉरेन हेस्टिंग्स के सहयोगी और मित्र जो थे वो सर विलियम जोन्स, इसने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की और 1791 में ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन ने जो है बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। 1804 में बम्बई में एशियाटिक सोसाइटी और 1823 में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई। 1804 में बम्बई में एशियाटिक सोसाइटी और 1823 में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई। हेस्टिंग्स ने जो है मुगल सम्राट को मिलने वाला 26 लाख रुपये की वार्षिक पेंशन बंद करवा दी। मुगल सम्राट को जो 26 लाख वार्षिक पेंशन मिलता था, इसे भी बंद करवाने वाला वॉरेन हेस्टिंग्स था।
इसी के समय 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स अगस्टस हिक्की ने किया था। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में ही 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स अगस्टस हिक्की ने किया था। इसी के समय में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसका अधिकार क्षेत्र कलकत्ता तक था। कलकत्ता के बाहर का मुकदमा तभी सुना जाता था जब दोनों पक्ष सहमत हों। इस न्यायालय में अंग्रेजी कानून लागू होता था। इसका मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे था। 1774 में जो बंगाल में उच्चतम न्यायालय बना था, इसका मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे था, जिसे 1782 में इस्तीफा देना पड़ा था। हेस्टिंग्स ने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय से फांसी की सज़ा दिलवा दी थी। नोट में देखते हैं, स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्यवस्था से उत्पन्न भिन्नता को खत्म करके समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। एनवी हॉलहेड ने इस संकलन को अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की एक संहिता भी तैयार कर ली गई थी। तो स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या से उत्पन्न भिन्नता को खत्म करके समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। एनवी हॉलहेड ने जो है इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया और 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की एक संहिता भी तैयार कर ली गई थी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, जो कि 1775 से 1782 तक चला था, और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1780 से 1784 तक चला था, उस समय वॉरेन हेस्टिंग्स के समय ही लड़े गए थे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सलबाई की संधि 1782 एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि 1784 के द्वारा समाप्त हुआ था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था और वॉरेन हेस्टिंग्स के समय ही पारित हुआ था। पिट्स इंडिया एक्ट, इस एक्ट के तहत ब्रिटिश भारत के प्रशासन को नियंत्रित और संचालित करने के लिए इंग्लैंड में नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ही जो है ब्रिटिश भारत में प्रशासन को नियंत्रित और संचालित करने के लिए इंग्लैंड में नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत भारत में डुअल गवर्नमेंट या दोहरी सरकार की व्यवस्था लागू की गई थी, जिसमें एक तरफ कंपनी के डायरेक्टर्स और दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार की एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल होती थी। इस दोहरे नियंत्रण की व्यवस्था को हाफलॉफ सिस्टम कहा गया। इसी के काल में 1772 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई और हेस्टिंग्स ने संपूर्ण लगान के हिसाब की देखभाल के लिए एक भारतीय अधिकारी राय रायन की नियुक्ति की। इस पद को प्राप्त करने वाला पहला भारतीय दुर्लभ राय का पुत्र राजवल्लभ था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के विरोध में इस्तीफा देकर जब वॉरेन हेस्टिंग्स फरवरी 1785 में इंग्लैंड पहुंचा, तो एडमंड वर्के ने उस पर बंगाल का शासन सही ढंग से न चलाने का आरोप लगाया और इस आरोप के आधार पर उस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया। यह मुकदमा 1788 ईस्वी में शुरू हुआ, जो 7 वर्षों तक चला और अंततः 24 अप्रैल 1795 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने वॉरेन हेस्टिंग्स को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया। 1786 में हेस्टिंग्स के जाने के पश्चात लगान परिषद का पुनर्गठन किया गया और एक नवीन अधिकारी मुख्य सरिस्तादार की नियुक्ति की गई, जिसका कार्य सभी कानूनगोओं के कागजों की देखभाल करना था। इस पद पर प्रथम नियुक्ति जेम्स ग्रांट की हुई। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति रिंग फेंस पॉलिसी वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। रिंग फेंस पॉलिसी किसने शुरू किया था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा शुरू किया गया था। सर जॉन मैकफर्सन, जो कि 1785 से 1786 ईस्वी तक रहा था, इसे अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था।
इसके बाद आते हैं कार्नवालिस। कार्नवालिस जो है 1786 से 1793 तक रहे थे। फिर बाद में 1805 ईस्वी में ये गवर्नर जनरल बने थे। कार्नवालिस के समय में जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में दे दिए गए। इसने भारतीय न्यायाधीशों से नियुक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाली अदालतें, जिनमें 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए, नियुक्त की। 1792 में कार्नवालिस ने दरोगा प्रणाली की शुरुआत की। दरोगा प्रणाली की शुरुआत करने वाला कार्नवालिस ही था। कार्नवालिस ने 1793 में प्रसिद्ध कार्नवालिस कोड का निर्माण करवाया, जो शक्तियों के पृथकीकरण सिद्धांत पर आधारित था। 1793 में एक विनियम के द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया और केवल संग्राहक अभिकर्ता बना दिया गया। पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकार प्राप्त जमींदारों को इस अधिकार से वंचित कर दिया गया। पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि कर दी गई और ग्रामीण क्षेत्र में पुलिस अधिकार प्राप्त जमींदारों को इस अधिकार से वंचित कर दिया गया। कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। जिला में पुलिस थाना की स्थापना कर एक दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया गया। भारतीय के लिए सेना में सूबेदार, जमादार, प्रशासनिक सेवा में मुंसिफ, सदर, अमीन या डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। इसने 1793 में स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की, जिसके तहत जमींदार को अब भू राजस्व का लगभग 90% 10/11 भाग कंपनी को तथा लगभग 10% 1/11 भाग अपने पास रखना था। स्थायी बंदोबस्त की योजना जॉन शोर ने बनाई थी। इसे जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस एवं मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू की गई थी। अस्थायी बंदोबस्त जो है इसकी योजना जॉन शोर ने बनाई थी और इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू किया गया था। इसमें जमींदार भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र थे। इसमें नियत तिथि पर राजस्व का भुगतान नहीं करने पर जमींदार को उसकी जमींदारी से हटा दिया जाता था। भू राजस्व वसूलने के अन्य दो व्यवस्थाएं जो रैयतवाड़ी एवं महालवाड़ी थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से किए गए लगान समझौते को रैयतवाड़ी कहा गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की 51% भूमि आई और 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था वासमहल जिले में पहली बार कर्नल रीड द्वारा लागू की गई और 1820 में यह व्यवस्था मद्रास में लागू कर दी गई और इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए मुनरो को मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था को शुरू करने का श्रेय जो है कर्नल रीड और मुनरो को जाता है और यह भारत के 51% भूमि पर लागू किया गया था। 1825 में यह व्यवस्था बम्बई में लागू कर दी गई तथा 1858 तक यह व्यवस्था संपूर्ण दक्कन और अन्य क्षेत्रों में लागू कर दी गई। और इस व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं जो हैं, ये सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था और भूमि का स्वामित्व जो है किसानों को दे दिया गया, जिससे वे भूमि का विक्रय कर सकते थे एवं गिरवी रख सकते थे। लगान की अदायगी न होने पर भूमि जब्त की जा सकती थी। लगान अदायगी की प्रत्येक 30 वर्ष बाद पुनर्समीक्षा करने की व्यवस्था की गई। राजस्व के रूप में किसानों को उपज का 1/2 भाग देना था, जो धन के रूप में देना होता था। इसके बाद आता है महालवाड़ी व्यवस्था। देखते हैं महालवाड़ी व्यवस्था जो है, महल शब्द से तात्पर्य है जागीर अथवा गांव। इस पद्धति में सरकार ने राजस्व के लिए कृषकों से सीधा संपर्क नहीं किया, बल्कि गांव या जागीरों के मुखिया या लंबरदार को राजस्व वसूली का आधार बनाया। 1822 ईस्वी में यह व्यवस्था प्रारंभ की गई। यह व्यवस्था जो है गंगा की घाटी, आधुनिक पश्चिम उत्तर प्रदेश
मध्य भारत के कुछ भाग तथा तत्कालीन संपूर्ण पंजाब में लागू की गई। इस व्यवस्था में पहली बार लगान तय करने के लिए मानचित्रों तथा पंजियों का प्रयोग किया। इस व्यवस्था का जन्मदाता हार्ल्ड मैकेंजी हुए और 1833 में मार्टिन बर्ड और जेम्स टॉमसन के बंदोबस्त में यह अपने सबसे अच्छे रूप में सामने आई। प्रारंभ में इस व्यवस्था में लगान उत्पादन का 2/3 भाग था। बाद में इसे घटाकर 1/2 भाग यानी 50% कर दिया गया। तो इसमें जो है स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। उसके बाद रैयतवाड़ी व्यवस्था जो कि कर्नल रीड और मुनरो के द्वारा, और महालवाड़ी व्यवस्था यह हार्ल्ड मैकेंजी के द्वारा शुरू किया गया था। देखते हैं इसमें भू राजस्व संग्रहण करने की विधियाँ। तो क्षेत्रफल, जमींदारी, फिर रैयतवाड़ी, फिर महालवाड़ी। जमींदारी जिससे कि स्थायी बंदोबस्त भी कहा जाता था, यह 19% भाग पर, और इसके लिए जमींदार नियुक्त होते थे जो कि राजस्व का वसूली करते थे। और रैयतवाड़ी व्यवस्था जो कि 51% भूमि पर फैला हुआ था, और यह डायरेक्ट किसान जो है सरकार को राजस्व देता था। और महालवाड़ी जो कि 30% भाग पर लागू था, और इसमें मुखिया या लंबरदार जो है इसमें राजस्व संग्रहण करते थे। जमींदारी व्यवस्था का जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस था और सर जॉन रीड था। वहीं रैयतवाड़ी में रीड और मुनरो थे, और महालवाड़ी के लिए हार्ल्ड मैकेंजी थे। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। कॉर्नवालिस के बाद आते हैं सर जॉन सोर, जो कि 1793 से 1798 तक गवर्नर जनरल रहा था। इसने अहस्तक्षेप नीति अपनाई। इसी के कार्यकाल के दौरान 1795 ईस्वी में बंगाल नियम 21 के तहत नवजात कन्याओं की हत्या किए जाने को बाकी हत्याओं के समान ही अपराध घोषित किया गया। सर जॉन सोर के शासनकाल में ही 1795 में बंगाल नियम 21 के तहत नवजात कन्याओं की हत्या किए जाने का बाकी हत्याओं के समान अपराध घोषित किया गया था। इसके बाद आते हैं वेलेजली। वेलेजली जो है सहायक संधि के लिए प्रसिद्ध था। इसने सहायक संधि की पद्धति शुरू की। भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेजली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। सहायक संधि करने वाले राज्य थे, तो सबसे पहला राज्य जिसने सहायक संधि किया था यह हैदराबाद था 1798 में। इसके बाद मैसूर 1799 में, तंजौर अक्टूबर 1799, अवध 1801, पेशवा दिसंबर 1802, बरार एवं भोंसले दिसंबर 1803, सिंधिया 1804, जोधपुर 1818 में, जयपुर 1818 में, मच्छेड़ी, बूंदी, भरतपुर ये सभी 1818 में सहायक संधि स्वीकार किया था। और इंदौर के होलकरों ने जो है सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। टीपू सुल्तान ने जो है चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में मारा गया था। उस समय यहाँ के गवर्नर जनरल वेलेजली ही थे। इसके शासनकाल के दौरान 1804 ईस्वी में नियम के 3 के अंतर्गत शिशु वध को बाकी हत्या की तरह मानते हुए इसके शासनकाल के दौरान 1804 ईस्वी में जो है नियम 3 के अंतर्गत शिशु वध को बाकी हत्या की तरह मानते हुए दंड का प्रावधान किया गया था। वेलेजली ने जो है 10 जुलाई 1800 को कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, जो 1854 तक अंग्रेज़ों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देने के लिए चलता रहा। तो 10 जुलाई 1800 को कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो वेलेजली के द्वारा, जो 1854 तक अंग्रेज़ों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देने के लिए चलता रहा था। 1806 में भारत भेजे जाने वाले प्रशासकीय अधिकारियों की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए इंग्लैंड में हेलेबरी में एक ईस्ट इंडिया कॉलेज खोला गया, जहां नवयुवक प्रशासकीय अधिकारियों को 2 वर्ष का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई। यह जो है स्वयं को बंगाल का शेर कहता था।
वेलेज़ली जो है अपने आप को बंगाल का शेर कहा करता था। कॉर्नवालिस का जो है 1805 ईस्वी में दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, परंतु शीघ्र ही इसकी मृत्यु हो गई। वेलेज़ली के बाद जो है कुछ दिन के लिए कॉर्नवालिस बनते हैं। इसके बाद फिर सर जॉर्ज बारलो जो कि 1805 से 1807 ईस्वी तक गवर्नर जनरल रहते हैं। 1806 में बेल्लोर में हुई सिपाही विद्रोह इसके काल की महत्वपूर्ण घटना है। इसके बाद आते हैं मिंटो प्रथम जो कि 1807 से 1813 तक गवर्नर जनरल रहते हैं। इसके काल में रणजीत सिंह एवं अंग्रेज़ों के बीच 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अमृतसर की संधि हुई थी, जिसकी मध्यस्थता चार्ल्स मेटकॉफ ने की थी, और इसी के समय चार्टर एक्ट 1813 पास हुआ। इसके बाद आने वाले गवर्नर जनरल जो हैं यह हेस्टिंग्स हैं, जो कि 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल रहे थे। इसी के समय आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 में हुई। इसमें नेपाल के अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा। मार्च 1816 ईस्वी में अंग्रेज़ों एवं गोरखाओं के बीच सांगोली की संधि हुई, और इसी संगोली की संधि के द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हुआ। इसके समय पिंडारियों का दमन किया गया। पिंडारियों के प्रमुख नेताओं में वासिल मुहम्मद चीतू एवं करीम खां थे। इसने मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट किया था, तो हेस्टिंग्स ने। इसने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर प्रेस के मार्गदर्शन के लिए नियम बनाए। हेस्टिंग्स के द्वारा जो है प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त किया गया और प्रेस के मार्गदर्शन के लिए नियम बनाया। और हेस्टिंग्स के समय ही जो है 1862 में 1822 ईस्वी का टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया। इसके बाद हेस्टिंग्स के बाद आते हैं एमहर्स्ट। इसके समय में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो कि 1824 से 1826 तक लड़ा गया। 1826 में बर्मा एवं अंग्रेज़ों के बीच यांडबू की संधि हुई। 1824 में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह भी इसी के समय हुआ था। इसके बाद विलियम बेंटिक 1803 में यह मद्रास का गवर्नर बना। इसी के समय 1806 ईस्वी में जो है माथे पर जातीय चिन्ह ना लगाने तथा कानों में बालियां ना पहनने देने पर वेल्लोर के सैनिकों ने सैनिक विद्रोह कर दिया था। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ। वहीं बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। राजा राम मोहन राय के सहयोग से बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। बेंटिक ने इसी प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर 1829 ईस्वी में धारा 17 के द्वारा विधवाओं के सती होने का अवैध घोषित कर दिया। अकबर और मराठा पेशवाओं ने भी सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था। बेंटिक ने कर्नल स्लीमैन की सहायता से 1830 ईस्वी तक ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया। ठग देवी काली की पूजा करते थे। सन 1835 में बेंटिक ने कलकत्ता में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी। विलियम बेंटिक के समय जो है मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। मैकाले की अध्यक्षता वाले लॉ कमीशन विधि आयोग ने कानूनों के कोडीकरण का प्रयास किया। भारतीय शिक्षा पर मैकाले का कार्यवृत्त 1835 ईस्वी को भारत में पाश्चात्य शिक्षा का प्रारंभ माना जा सकता है। बेंटिक ने 1831 में मैसूर तथा 1834 में कुर्ग एवं मध्य कचेर को हड़प लिया। इसने भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया। इसके समय में भारतीयों को प्रदान किया गया उच्चतम पद सदर अमीन का था, जिसे 700 रुपये प्रतिमाह तनख्वाह मिलती थी। इसके समय कंपनी के 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा यह निश्चित किया गया कि धर्म, जाति, रंग अथवा जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को कंपनी की सेवा में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा, और इसने शिशु बालिका की हत्या पर भी प्रतिबंध लगा दिया।
बेंटिंक के बाद आते हैं चार्ल्स मेटकॉफ, जो कि 1835 से 1836 तक गवर्नर जनरल रहते हैं भारत के। इसने अपने एक वर्ष के कार्यकाल में प्रेस पर से नियंत्रण हटाया, इसलिए इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो यह चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। इसके बाद आते हैं ऑकलैंड, जो कि 1836 से 1842 तक भारत के गवर्नर जनरल रहते हैं। इसने अफगानिस्तान में दोस्त मोहम्मद खां को हटाकर शाह शुजा को सत्ता में लाने की कोशिश की, जो ब्रिटिश समर्थक था। यह प्रयास प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1838 से 1842 का कारण बना, जो ब्रिटिशों के लिए एक बड़ी विफलता साबित हुआ। इसने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया और धार्मिक निधियों पर जो है सरकारी नियंत्रण को खत्म किया। 1839 में इसने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रांड ट्रंक रोड का मरम्मत कराया था। ग्रांड ट्रंक रोड जिसे कि शेर शाह सूरी द्वारा बनाया गया था, और इसकी मरम्मत कराने वाला 1839 में लॉर्ड ऑकलैंड था। इसी के समय में भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद ने प्रदान की थी। इसके बाद आते हैं एलेनबरो, जो कि 1842 से 1844 तक भारत के गवर्नर जनरल रहते हैं। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ इन्हीं के शासनकाल में। 1842 में सिंध को अगस्त 1843 ईस्वी में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। सिंध विजय के विषय में जो है नेपियर का कथन है कि वह अफगानी तूफान की पूंछ थी। दास प्रथा का उन्मूलन इसी के समय में हुआ था, एलेनबरो के समय में, जो कि 1843 के एक्ट 5 के द्वारा इसमें स्वामियों को अपने दासों पर दावा करने के लिए न्यायालय जाने से वंचित किया गया। रविवार की छुट्टी जो है 1843 से शुरुआत की गई, वह एलेनबरो के समय से ही रविवार की छुट्टी की शुरुआत 1843 से हुई है। इसके बाद आते हैं हार्डिंग, जो कि 1844 से 1848 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। इसके काल का सबसे महत्वपूर्ण घटना थी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, जो कि 1845 से 1846 तक हुआ था। इसमें अंग्रेज विजयी हुए। इसने जो है हार्डिंग ने नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला हार्डिंग था। इसके बाद आते हैं डलहौजी, 1848 से 1856। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, जो कि 1848 से 49 तक, तथा पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय, जो कि 29 मार्च 1849 में हुआ था। जगत प्रसिद्ध सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। तो डलहौजी के शासनकाल में जो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, जो कि 1848 से 1849 तक रहा था, और इसी के बाद जो है पंजाब को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया 29 मार्च 1849 को। और जो पंजाब का सिख राज्य का जगत प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा था, इसे महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान 3 युद्ध लड़े गए। प्रथम जो है यह रामनगर का युद्ध, जो कि 16 नवंबर 1848 ईस्वी को, जो कि अनिर्णित रहा। दूसरा चिलियांवाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 को, यह भी अनिर्णित रहा। और तीसरा युद्ध जो है गुजरात में चिनाब नदी के किनारे नामक स्थान पर 12 मार्च 1849 को हुआ, जिसमें सिख बुरी तरह पराजित हुए। द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध, जो और 1852 ईस्वी में लोअर वर्मा एवं पीगू को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर सन 1850 में उस पर अधिकार कर लिया। 1852 में एक इनाम कमीशन की स्थापना की गई, और इसका उद्देश्य भूमिकर रहित जागीरों का पता करके उन्हें छीनना था। और डलहौजी का शासनकाल जो है उसके व्यक्तिगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण अधिक याद किया जाता है। इस नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किए गए राज्य थे सर्वप्रथम सतारा 1848 में, जैतपुर बुंदेलखंड और संभलपुर उड़ीसा 1849 में, बघाट जो कि हिमाचल प्रदेश में था इसे 1850 ईस्वी में, उदयपुर मध्य प्रदेश 1852 ईस्वी में, और झांसी को 1853 में
नागपुर को 1854 में यह डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत इसे ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया था। 1856 में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। अवध को जो है 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर ब्रिटिश राज्य में मिलाया था और उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। 18वीं शताब्दी में जो है अवध राज्य का संस्थापक सआदत खां था। अवध राज्य का संस्थापक जो है सआदत खां था, जो कि 18वीं शताब्दी में अवध राज्य की स्थापना करता है। 1856 में इसने तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया और सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया। डलहौजी ने जो है 1856 में तोपखाने का मुख्यालय कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया और सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया। शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने 1854 ईस्वी के वुड डिस्पैच को लागू किया। तो वुड डिस्पैच जो है यह किससे संबंधित है, तो शिक्षा संबंधी सुधार से संबंधित है और इसे 1854 में लागू किया गया। इसके अनुसार जिलों में एंग्लो वर्नाक्युलर स्कूल, प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेजों तथा लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 ईस्वी में तीनों प्रेसिडेंसियों में कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई में एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किए गए एवं साथ ही प्रत्येक प्रदेश में एक शिक्षा निदेशक नियुक्त किया गया। डलहौजी को जो है भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। इसी के समय में भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 में बम्बई से थाने के बीच 34 किलोमीटर प्रथम रेलगाड़ी चलाई जाती है। सन 1854 ईस्वी में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ हुआ। इसने पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। वो 1854 में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना भी की है। इसी के समय में 1853 में कलकत्ता एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू की गई और इसने जो है डलहौजी ने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो है कंपनी के संचालक मंडल से कंपनी के प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार वापस ले लिया गया और 1853 ईस्वी से ही अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था की गई, जिसके लिए उम्र सीमा 18 से 23 वर्ष रखी गई। सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में लंदन में हुई सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी और 1922 ईस्वी में इलाहाबाद, भारत एवं लंदन दोनों स्थानों पर साथ साथ सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया जाने लगा। तो सत्येंद्र नाथ पहले भारतीय थे जिन्होंने 1853 में लंदन में हुई सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त किया था और 1922 में जो है इसके बाद इलाहाबाद और लंदन दोनों जगह सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन साथ साथ किया जाने लगा। डलहौजी ने नरबली प्रथा को रोकने का भी प्रयास किया था। आगे जो है कैनिंग के बाद अन्य वायसराय के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।